इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। राशिद लतीफ़ साहब, आपको प्रोग्राम में इससे पहले कि मैं गुफ्तगू की शुरुआत करूं, आपसे एक एक करके मौजू पर अगर बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। सबसे पहले ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ की। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 11 ओवर्स कराए, 70 रन देकर 7 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया और इसी कारकर्दगी की बदौलत सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड उनके हिस्से में आया। लेकिन बतौर ऑलराउंडर शामिल किए जाने वाले मोहम्मद नवाज़ बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में कम बैक करने के बाद से अपनी सिलेक्शन पर सवालात को मज़ीद गहरा कर गए हैं। तकरीबन 1.5 साल बाद बगैर किसी कारकर्दगी की कौमी टीम में जगह बनाने वाले मोहम्मद नवाज़ ने 6 T20 मुकाबलों में 10 विकेटें हासिल कर रखी हैं, जिनमें 7 विकेटें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ की हैं। लेकिन बैटिंग में वो सिर्फ 41 रन जोड़ सके हैं और इसमें भी वो सिर्फ एक मरतबा डबल फिगर में दाखिल हुए, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में 27 रन के इनिंग। मोहम्मद नवाज़ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा रहे, लेकिन वहाँ भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन पर ज़्यादा एतमाद नहीं किया, सिर्फ 4 मैच खिलाए गए। राशिद लतीफ़ साहब, मोहम्मद नवाज़ ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बॉलिंग में तो कारकर्दगी दिखाई और मैन ऑफ द सीरीज़ भी बने, लेकिन बतौर ऑलराउंडर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अब भी सवाल उठा रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं, सिर्फ बॉलिंग की बुनियाद पर उन्हें मुस्तकिल टीम में जगह दी जा सकती है, जबकि टीम में बैलेंस के लिए एक मुकम्मल ऑलराउंडर की ज़रूरत अब भी मौजूद है? हमारे सर पर अब एशिया कप भी है, तो क्या आपको लगता है कि ये टीम ऐसी है जिसमें नवाज़ की जगह बनती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं T20 की, हमने फिल की जगह, हमने पहले शादाब को लिया क्योंकि हम वर्ल्ड कप में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इमाद वसीम थे, वो फ्लॉप हुए। उसके बाद गैप आया थोड़ा सा, हमने कुछ ट्राई किया है, वो फेलियर आया। ये नंबर जो है ना, बैटिंग की मैं सिर्फ बात करूँगा, ये नंबर कामयाब नहीं हुए। हमने बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं। फहीम अशरफ को भी लेके आया, खुशदिल को भी लेके आया वनडे में, खुशदिल को मिली है सक्सेस। हुसैन तलत भी है लेकिन खेल नहीं रहे। जी, हुसैन तलत भी आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही है, वो भी आए हैं साथ में। तैयब ताहिर भी खेलते हुए आए और बहुत सारे प्लेयर्स तो आप नंबर पे ट्राई कर चुके हैं एज ए बैट्समैन। लेकिन अगर बॉलिंग में देखते हैं तो हमारे पास स्पेशल बॉलर चाहिए। अगर आप खेलते हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे स्पिनर, वेस्ट इंडीज में भी 2 चाहिए होते हैं। और क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ऑलराउंडर है नहीं जो कि बैटिंग भी कर सके अच्छी और बॉलिंग भी कर सके, तो आप रिलाय कर रहे हैं, फेवरेटिज्म पे हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन T20 में कहीं किसी हद तक उन्होंने बॉलिंग में अपनी जगह बनवाने की कोशिश की है, बांग्लादेश हो या वेस्ट इंडीज हो। लेकिन अब वनडे है, अब मैं बात करूंगा वनडे क्रिकेट की। अगर इससे पहले अगर हम न्यूजीलैंड गए ना, हमारी टोटली डिफरेंट टीम थी, बॉलिंग हो या बैटिंग हो। हम उस्मान खान को भी खिला रहे हैं, हमने तैयब ताहिर को भी खिलाया, हमने इरफान खान न्याजी को भी खिलाया, हमने आकिब जावेद को भी खिलाया, तो बहुत सारे प्लेयर ट्राई आउट किए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दोबारा से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि साइम अय्यूब नहीं से इमाम उल हक भी खेले थे, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है इस वजह से कि इमाम उल हक को खेलते हुए देखा था, फिर वो गायब हो गए। साइम अय्यूब अब वापस इमाम उल हक आए थे लेकिन सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियन ट्रॉफी में, सॉरी हाँ, चैंपियन ट्रॉफी में बिल्कुल आए थे। और अभी आप देखें, साइम आए तो फखर चले गए, फखर दमान चले गए। तो टीम पे अगर मैं प्लेइंग 11 में जाता हूँ तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे नजर आ रही है। अगर फखर होते तो हम किस नंबर पे वो खेलते, 3 नंबर पे तो बाबर आ गए, फखर हो गए होते, लेकिन वो है नहीं अभी। तो टीम की जो सिलेक्शन में उसको क्वेश्चन मार्क तो किए हैं कि एक ही नंबर के बहुत सारे प्लेयर थे। लेकिन अभी बात सिर्फ आप मोहम्मद नवाज की कर रहे हैं। T20 में उन्होंने साबित किया है कि वो इस वक्त अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। बैटिंग में अभी तक वो उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। वनडे में भी खिलाएंगे, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा वनडे में किस तरह से वो अकोमोडेट किए जाएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि परफॉर्मेंस वाइज तो जगह बनती नहीं थी इनकी। ठीक हो गया। आप कोई बात कर लेते हैं कप्तान सलमान अली आगा की, जिन पर ये तनकीद हो T20 के खिलाड़ी नहीं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की। 14 नवंबर 2024 को डेब्यू करने वाले सलमान अली आगा 18 मैचों में कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और 18 में से 16 मुकाबलों में 3 निफ सेंचुरियाँ बनाने में भी वो कामयाब रहे हैं। अगर उनके मुकम्मल T20 बैनुल-अक़वामी करियर पर एक नज़र डालें तो T20 में 18 इनिंग में बैटिंग करने वाले सलमान अली आगा ने 380 रन स्कोर कर रखे हैं।
अपने महदूद करियर में वो 4 मरतबा तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और यहाँ 116 रन स्कोर किए, जिसमें एक निफ्ट सेंचुरी भी शामिल है। चौथी पोजीशन पर 6 मरतबा बैटिंग की और यहाँ 164 रन स्कोर किए और वो दोनों सेंचुरियां स्कोर करने में भी कामयाब रहे। 5वीं पोजीशन पर वो 85 रन जोड़ सके और 6ठी पोजीशन पर सिर्फ 11 रन। अब टीम कॉम्बिनेशन में ओपनर्स के ज़्यादा ओवर्स खेलने के बाद हार्ड हिटर बैट्समैन की जगह बनती है, इसलिए उन्होंने मोहम्मद नवाज को खुद पर फोकियत भी दी। दूसरी जानिब उन पर यह तनकीद भी हो रही है कि वो बतौर ऑलराउंडर खुद ऑफ स्पिन बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे। इसकी सीधी वजह साइम अयूब का बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बेहतर बॉलिंग करना है। इसके अलावा टीम में मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ की सूरत में भी बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद हैं, जबकि सलमान अली आगा बॉलिंग के बजाय बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं। खुद सलमान अली आगा ने भी खिलाफ तीसरे T20 मैच के बाद इस बात का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। बॉलिंग इसलिए नहीं कर रहा कि आज साइम एक तरफ से कर रहा था और एक तरफ से मुझे दो लेफ्टी आए थे, मैंने सोचा था ओवर करने का, लेकिन फिर उस पर आपको देखना होता है कि प्रेशर आप दोनों तरफ से कैसे बना सकते हैं। तो साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा था थ्रू आउट सीरीज़ और दूसरी तरफ से मुझे सुफियान को बॉलिंग करवानी थी क्योंकि मुझे प्रेशर उस टाइम बनाना था, तो इसलिए ओवर नहीं किया। लेकिन आगे गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे मुझे बॉलिंग करते हुए। जी, तो राशिद लतीफ़ साहब, सलमान अली आगा की क़यादत और बल्लेबाजी की कारकर्दगी पर खासी बहस हो रही है। वो 18 मैचों में क़यादत कर चुके हैं, 3 निफ्ट सेंचुरियों के साथ 328 गेंदों पर 380 रन स्कोर कर चुके हैं, जबकि नंबर 3 और नंबर 4 पर खेलते हुए निस्बतन बेहतर स्ट्राइक रेट और तसलसल भी दिखाया है। लेकिन T20 फॉर्मेट के मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक जहाँ बैटिंग लाइनअप के नीचे हार्ड हिटर की ज़रूरत होती है, वहीं उन पर बतौर ऑलराउंडर ये तनकीद भी हो रही है कि वो ऑफ स्पिन बॉलिंग नहीं कर रहे। अब वो खुद ये वाज़ेह कर चुके हैं कि साइम अयूब जैसे बेहतर बॉलिंग ऑप्शन मौजूद होने की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, सेम चीज सरफराज भी कहते थे कि वो दूसरे प्लेयर को मौका देते रहे और हल्के हल्के से उनकी बैटिंग फेड होती रही। नोट किया होगा आपने कि वो कभी फ़हीम अशरफ को ऊपर, कभी इमाद वसीम को ऊपर, कभी शादाब को ऊपर भेजते रहे और खुद अपना नंबर पीछे करते चले गए। तो टीम तो बनती चली गई, लेकिन उनका नंबर खराब हो गया। जब वो खेलने आए तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर आ गया और वो हल्के हल्के टीम से बाहर ही हो गए, खिलाते नहीं थे उनको। उनकी नीयत अच्छी थी कि टीम के लिए मुझे अच्छा करना है। तो अब सलमान अली आगा की नीयत अच्छी है, लेकिन जगह बनती नहीं है उनकी। जगह इसलिए नहीं बनती, अगर 350 पर उनको खेलना है तो हजारों रन तो उसने बाबर आजम ने कर दिए थे। अगर उसकी 9वें नंबर की टीम है, 8वें नंबर की पाकिस्तान की टीम है, उसमें बाबर आजम जैसे की जगह नहीं बनती तो सलमान अली आगा सवाल ही नहीं पैदा होता। 3 निफ्ट सेंचुरियों पे वो टीम में आ ही नहीं सकता। और जहां तक मैं बात करता हूँ इस पाकिस्तान की 8वें या 9वें नंबर की टीम में बाबर आजम हजारों रन करने के बाद टीम में नहीं आ सकता, तो सलमान अली आगा तो टीम के करीब भी नहीं आ सकता। ये मेरा सवाल है पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बाकी कप्तानी तो कभी 8 कप्तान आपके एक साल में चेंज हो जाते हैं, तो अभी कुर्रा इनके नाम पे निकला है, तो जब तक एंजॉय कर सकते हैं कर लें। राशिद लतीफ़ साहब, बड़ा खुलकर आपने गुफ्तगू की, लेकिन इस हकीकत को भी आपको तस्लीम करा, एक नए कोच के साथ, एक नई फॉर्मेशन के साथ, तजुर्बेकार खिलाड़ियों के बगैर नई टीम के साथ आप खेल रहे हैं। अगर आप मेरे सवाल पर कहें कौन सी नई टीम, फ़हीम अशरफ पहली बार खेल रहे हैं, फ़खर जमान पहली बार खेल रहे हैं, साइम अयूब पहली बार खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन की मैं अब बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। फिर आपने देखा कि आखिरी मैच में फ़खर भी नहीं थे, उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे, और जो दूसरी सबसे अहम बात है कि जिस तरह T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी के लिए उन्होंने सुफियान मुकीम को आगे किया, कुछ झलक यूनुस खान की यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो अपनी कप्तानी को साउंड एंड सिक्योर करने के बजाय पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। आपको याद होगा 2009 में जब पाकिस्तान यूनुस की क़यादत में ICC वर्ल्ड T20 इंग्लैंड में जीता था, तो वाहिद T20 मैच दुबई में था जहां यूनुस खान ने अपनी जगह क़यादत जो है वो मिसबाह उल हक को करने दी थी। इस जेस्चर को आप किस तरह देख रहे हैं? ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में ना इमोशन पे खेला जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। गेम इमोशनल की है ही, ये परफॉर्मेंस की है। आप लोग देखते हैं, अगर आप जॉब करते हैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो इमोशन नहीं देखते, वो किसके साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहा है। परफॉर्मेंस क्या है आपकी, एंड में आपकी परफॉर्मेंस होती है। मैं भी बहुत अच्छा रहा किसी के साथ, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस अगर खराब होगी तो मैं बाहर हो जाऊंगा। बहुत अच्छा कैरेक्टर है ये, उसका शो करता है, ह्यूमैनिटी उसकी शो करती है, उसका मैं डाउट है ही नहीं। रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन हो, यूनुस हो, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलाना है, मुझे इमोशन को नहीं बेचना, आपको परफॉर्मेंस बेचनी होती है। जब मैं किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कितना अच्छा है वो, मैं ये देखूंगा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सलमान अली आका हो या हमारे पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स हों, बहुत ही अच्छे नेचर वाइज आपकी बात होती है, मेरी बात होती है, लेकिन ये है कि मुझे तो टीम को आगे लेके जाना है। जैसे वनडे में हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, 4 नंबर 5 नंबर पे है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे 8-9 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं, और पहुंचाने वाले यही प्लेयर हैं। अभी बाबर आ गए, रिजवान आ गए या शाहीन आ गए, इनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना अभी अभी लोगों का है कि यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, आपने जो बात की रिस्पेक्ट है, सलमान अली आगा वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से गुफ्तगू करते हैं। यूनुस खान का आपको पता है, सारों का पता है, इमोशंस है, गेम इमोशन पर नहीं खेली है।